जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, this is me Safir Hassan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences Multan. So dear students, today is our online lecture number 5 of linear algebra, and I am teaching this course to BS IT third semester. And as you know, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के बारे में पढ़ा था, फंक्शन स्पेसिस, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ी थी। उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने डिस्प्ले की हुई है। तो इसमें देखें, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, मैंने दोबारा इसका ओवरव्यू देना चाहा क्योंकि आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखें, फॉर एनी यू वेक्टर्स यू एंड वी इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, यू वी इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होगा यू कोमा यू इनर प्रोडक्ट एंड वी इंटू वी कोमा वी इनर प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम क्या करें, दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें और उसका स्क्वायर लें, वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर यू है उसके इनर प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर के उसी के साथ इनर प्रोडक्ट के। ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड लें यू और वी के इनर प्रोडक्ट का, वो लेस देन और इक्वल टू होगा हमारे पास यू नॉर्म, यू की नॉर्म इंटू वी की नॉर्म। नॉर्म कैसे फाइंड करना है ये भी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे ये एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कह रहे एग्जांपल 7.4 में कि कंसीडर एनी रियल नंबर्स a1 अप टू सोन an, b1 अप टू सोन bn, देन बाय द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस सोन an bn स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू होगा। देखें अब ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होगा a1 का स्क्वायर, यानी कि जो फर्स्ट वेक्टर है a1 अप टू सोन an उनका स्क्वायर लेंगे इनटू फिर सेकंड का स्क्वायर, ये वही चीज़ आ जाती है आपके पास ये इसके इनइक्वालिटी के मुताबिक। ठीक है, इसके बाद देखें, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एफ और जी कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के लिए बेटा आपने क्या करना है, आपने कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के लिए इंटेग्रल अप्लाई करेंगे उसकी अपना इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ऑन द यूनिट इंटरवल भी दिया हुआ है, उसकी लिमिट भी डिफाइंड है 0 to 1, देन बाय द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी 0 to 1 एफ ऑफ टी जी टी डी टी का स्क्वायर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के मुताबिक उसका स्क्वायर ले लेंगे, लेस देन और इक्वल होगा। देखें ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कॉन्टीन्यूस फंक्शंस जो होंगे उनका जो आप इनर प्रोडक्ट लेंगे वो कुछ इस तरह होगा 0 to 1 या जो भी लिमिट दी हुई होगी इंटू एफ ऑफ टी डी जी ऑफ टी डी टी। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की बात है तो वो क्या कहती है कि उसका इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू होगा एफ स्क्वायर ऑफ टी इंटू जी स्क्वायर ऑफ टी का इनर प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर इनर प्रोडक्ट जब फंक्शन स्पेस की बात करते हैं तो इंटेग्रल लेते हैं इनर प्रोडक्ट में, ये उसकी जनरल फॉर्म है। नेक्स्ट आप देखें, इधर प्रॉपर्टीज हैं कुछ, कह रहे लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन द नॉर्म इन वी डिफाइन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो वी की नॉर्म है, लेंथ है, वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तीन प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, वी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें हमारे पास जो वी कोई वेक्टर होगा हमारे पास, जो कि हम इस इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में से लेते हैं, उसकी जो नॉर्म होगी ना वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यानी कि वो क्या होगी, या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि v का नॉर्म 0 होगा सिर्फ कब, इफ एंड ओनली v इज इक्वल टू 0। किसी भी वेक्टर का नॉर्म तभी 0 हो सकता है अगर वो क्या हो, वो वेक्टर बताते खुद भी 0 हो। दूसरा है, आप नॉर्म ले किसी स्केलर का वेक्टर के साथ, प्रोडक्ट का नॉर्म लें तो वो क्या होगा, स्केलर बाहर अलग आ जाएगा और आप नॉर्म ले लेंगे वेक्टर का। इसी तरह आप दो वेक्टर्स का सम लें और उनके ऊपर नॉर्म अप्लाई करें तो वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, फर्स्ट वेक्टर u का नॉर्म प्लस सेकंड वेक्टर v का नॉर्म। अब वो कह रहे हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। कह रहा है अगर हम देखें कि u प्लस v क्या है, अगर हम उसको ट्रायंगल की साइड्स के तौर पर देखें तो वो क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है u और v का। ये u है, ये v है, ये u प्लस v है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा, वो कह रहे हैं जो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 n3 है, वो क्या स्टेट कर रही है कि दैट द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। कह रहा है जो हमारे पास क्या होगी कि एक साइड की जो लेंथ होगी ट्रायंगल के, वो दूसरी साइड के जो लेंथ्स होंगी उनके सम के बराबर नहीं होगी, या तो ग्रेटर नहीं होगी, या तो इक्वल होगी या लेस देन होगी। ये है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, एक चीज़ अब देखें ना, ये अगर आप यहाँ पे जाएं, देखें लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नॉर्म की।
अगर यू से वी आप जाएं, देखें अगर आप एक रूम को ये इसको कंसिडर कर लें, अगर ये मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसी के अंदर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको ले लें कंसिडर करें ये आपके पास रूम है, कोई कमरा है आपके पास, तो बेटा आप अगर यू से इस तरफ जाएंगे, इस पॉइंट की तरफ वी की, ठीक है, और फिर देन आप इधर से इस पॉइंट की तरफ जाएं या फिर आप इस पॉइंट की तरफ जाएं, रूम के इस कॉर्नर में देखें ना, अगर आपके पास, मैं अलग से इसका समझा देता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। रेक्टेंगल अगर हम बना लें इसका, इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। अब आप देखें अगर आप जाते हैं जी पॉइंट ए से, लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी की तरफ इस रास्ते से किसी कमरे में, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और फिर आप जाते हैं इस कॉर्नर बी से सी की तरफ, ठीक है, और एक और रास्ता आपके पास मौजूद है सी पर जाने का डायरेक्ट, आप ए से डायरेक्ट सी की तरफ जाते हैं, ये तो ये ट्रायंगल बना हमारे पास ये। तो वो ये कह रहा है कि जो आपके पास ये रास्ता होगा ना, कि जो u प्लस वी होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा आपके पास ये वाला वेक्टर u प्लस वी, वो क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल लेस होगा या इनके बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। बस वो ये ट्रायंगुलर इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इनके लेंथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब कह रहा है फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स u एंड v इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v, द एंगल बिटवीन u एंड v इज डिफाइंड टू बी द एंगल थीटा सच दैट थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर कह रहा है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हो हमारे पास, दो आपके पास क्या हो, नॉन जीरो वेक्टर्स हो किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस V में, तो आप क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन u एंड v इज डिफाइंड टू बी द एंगल थीटा। उनके दरमियान ना, आप इनर प्रोडक्ट स्पेस में दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जबकि जो उनका एंगल होगा वो 0 से पाई के दरमियान लाई कर रहा होगा। तो वो कह रहा है वो उसका फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू यू वी इनर प्रोडक्ट, ये u और v का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u नॉर्म इंटू v नॉर्म। यानी कि आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम उन दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे, उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है, फिर डिवाइड कर आप क्या करेंगे, आप u की अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, v की अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो उनको उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, उनका एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, जो cos थीटा होगा वो -1 से 1 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ पर उसकी ये एप्लीकेशन है, ज़रा देखें एंगल फाइंड करने की। कंसिडर करें यहाँ पे बस वेक्टर 2 3 5 है और ये वेक्टर 1 -4 3 है R3 स्पेस में। देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए u और v का इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखें u और v का इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, 2 × 1, ठीक है, फिर +3 × -4 जो कि बना -12, फिर 5 × 3 ये क्या बना हमारे पास 15, तो सॉल्व करेंगे आंसर 5 आएगा। फिर u का अलग नॉर्म फाइंड करेंगे, नॉर्म फाइंड करने का तरीका पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, आप उसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेके उनको ऐड करते जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 5 का स्क्वायर 25, 38 का स्क्वायर उड़ा जाएगा। इस तरह हम v का नॉर्म लेंगे, फिर क्या करेंगे आप cos थीटा किसके इक्वल होता है, u और v के इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय u नॉर्म इंटू v नॉर्म, अभी फॉर्मूला बता गए हम। तो u और v का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 5 के, डिवाइड करें इन दोनों के नॉर्म्स के, नॉर्म क्या है 38 स्क्वायर रूट 26 स्क्वायर रूट, यहाँ पे पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं। उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी की बात है, देखें लेट v बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, द वेक्टर्स u, v, ठीक है। अगर आपके पास u और v कोई वेक्टर्स हैं, वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस v के, आप उनको ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर उनका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ते हैं ना कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आए, तो बेटा अब उनको क्या बोलते हैं, आप फिर उनको बोलते हैं कि जी वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इसी तरह अब यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इनर प्रोडक्ट की स्पेस के दो वेक्टर्स को आप ऑर्थोगोनल बोलेंगे अगर उनका इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल, ठीक है। कह रहा था रिलेशन इज क्लियरली सिमेट्रिक, अगर u और v ऑर्थोगोनल हैं, u v के ऑर्थोगोनल है, तो फिर v और u का इनर प्रोडक्ट भी 0 आएगा, तो इसका मतलब v और u भी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अगर u v के ऑर्थोगोनल है तो v u के भी, जाहिर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं नोट दैट जो 0 वेक्टर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, हर वेक्टर की ऑर्थोगोनल होगा, कि 0 × v = 0, v × v = 0, × v, v = 0, ये हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थोगोनल होगा।
नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द वेक्टर्स u इज इक्वल टू 1 1 1, v इज इक्वल टू 1 2 -3, w इज इक्वल टू 1 -4 3 इन R3, देन u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 + 2 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि u और v का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो कह रहा है कि अब ये वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं 3। ठीक है, u और v का इनर प्रोडक्ट निकाला, u और w का इनर प्रोडक्ट निकाला, v और w का इनर प्रोडक्ट निकाला। अब इसको आपने देखा कि u और v का इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल, u और w का इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल, v और w का इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल। इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के 2 मेथड बताए थे, आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा इससे पहले। अब कह रहा है कि मतलब u और v ऑर्थोगोनल हैं, u ऑर्थोगोनल है v के भी w के भी है, लेकिन v और w ऑर्थोगोनल नहीं है, क्योंकि v और w का इनर प्रोडक्ट क्या है -16 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शंस की बात कर रहा है। फंक्शन स्पेस के 2 फंक्शंस ले लिए उसने, साइन टी और कॉस टी इन द वेक्टर स्पेस c -π to π, उनका क्लोज इंटरवल है -π to π। ठीक है, ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ द क्लोज इंटरवल, देन साइन टी और कॉस टी का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा -π to π, लिमिट दी हुई है उसकी क्लोज इंटरवल में ये। ठीक है, तो साइन टी इन दोनों का प्रोडक्ट लें f(t) gt, तो साइन टी कॉस टी डी टी, इनकी इंटीग्रेशन लेंगे आप, ये आपके पास आंसर इसका भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस क्या हैं ऑर्थोगोनल हैं इस वेक्टर स्पेस में। आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहा है वो, क्या वेक्टर w इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सोन xn इज ऑर्थोगोनल टू u इज इक्वल टू a1 a2 अप टू सोन an इन Rn इफ u v w इनर प्रोडक्ट। कह रहा है कि कोई वेक्टर w जो कि x1 x2 अप टू सोन xn ऑर्थोगोनल है u के, और u के कंपोनेंट्स क्या दे रहा है a1 a2 अप टू सोन an। Rn स्पेस में कह रही है अगर ये ऑर्थोगोनल है w u के, तो फिर u और w का इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, इसी तरह सेकंड को आप करेंगे सेकंड से, फिर n अप टू सोन n को करेंगे n से मल्टीप्लाई और ऐड करते जाएंगे, प्रोडक्ट्स को इक्वल आ जाएगा या किसके 0 के। अगर कह रहा है w ऑर्थोगोनल होगा u के, तो वो क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट सेटिस्फाइज अ होमोजेनियस इक्वेशन हुज कोएफिशिएंट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ u। आगे देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड अ नॉन जीरो वेक्टर w दैट इज ऑर्थोगोनल टू v दैट इज ऑर्थोगोनल टू u1 जो कि इक्वल है 1 to 1 और u2 इक्वल है 2 5 4। ठीक है, R3 स्पेस में 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि आप ऐसा कोई नॉन जीरो वेक्टर w फाइंड करो जो इन दोनों वेक्टर्स के क्या हो ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, तो फिर लेट करें कि w इज इक्वल टू एक्स वाई जी, तो फिर आपने कह दिया कि जो हमने फर्ज के देखें हमने करना क्या था, 2 वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं u1 और u2, वो उनके कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं। कह रहा है कोई तीसरा नॉन जीरो वेक्टर w क्या करो फाइंड करो जो कि इन दोनों वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल हो। हमने कह दिया क्योंकि वो हमें w वेक्टर नहीं पता वो क्या है, वो हमने फाइंड करना है, तो हमने फर्ज कर लिया क्योंकि R3 स्पेस में है तो उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, तो क्या करेंगे हमने फर्ज कर लिया कि w हमारे पास x y z के इक्वल है और ये वो वेक्टर है जो u1 और u2 के ऑर्थोगोनल है। तो फिर हमने क्या शो करना है कि u1 और w का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, u2 और w का प्रोडक्ट भी इनर प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल हो। इससे होमोजेनियस इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी x + 2y + z। जब आप u1 और w की बात करेंगे ना तो इनके अपना एलिमेंट्स को मतलब देखें ना, w की एंट्रीज क्या हैं आपके पास x y z, ये मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है वैसे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे x × 1 + 2 × y + 1 × z, तो ये बनेगी x + 2y + z इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी क्या बनेगी हमारे पास, जब आप w को u2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनर प्रोडक्ट के लिए और हमने सेट करना है इसको 0 के इक्वल, क्योंकि वो कह रहा है ऑर्थोगोनल है ये, तो शो करना है हमने इसको, तो 2 × x + 5 × y + 4 × z इनर प्रोडक्ट लेने का तरीका। ठीक है, ये करेंगे। अब फिर आप इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x y z। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो उसने क्या लिखा है यहाँ पर 2x + 5y + 4z को y + 2z के इक्वल लिख दिया है। ठीक है, तो ये असल में ना सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया। ये एलिमिनेशन मेथड ना आप लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। वहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, y और x y z की वैल्यूज आएंगी, w में पुट करेंगे, w x y z के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये ऐसा वेक्टर है
जो आपने u1 और u2 के क्या है ऑर्थोगोनल है, ये आपने फाइंड कर लेना सिंपल। उसके बाद w आप देखें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब नॉर्मलाइज करेंगे किसी वेक्टर को तो उसका क्या तरीका है कि उस वेक्टर को क्या करें, वेक्टर बाय उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड फाइंड करें w का, w क्या था आपके पास 3 - 2 1 आया है, तो मैग्नीट्यूड जब फाइंड करेंगे क्या आएगा, किस तरह करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये बनेगा आपके पास 14 का स्क्वायर रूट। इस तरह ये उसे नॉर्म उसकी आ गई, ऊपर वेक्टर है पड़ा आपके पास 3 - 2 1, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरह ये बनेगा आपके पास। नॉर्मलाइज करने का तरीका है वेक्टर को कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो। अच्छा सॉरी, ये जो आपके पास अब आगे आ रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स, ये ज़रा देख लें क्या कह रहा है कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। ऐसा हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट वी स्पेस वी का सबसेट है, तो फिर जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा एस का, उसको आप किस तरह डिनोट करेंगे, ये इस तरह, जिसको पढ़ते कैसे हैं, एस परपेंडिकुलर, एस परप, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ दोज वेक्टर्स इन वी दैट आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर यू बिलोंग्स टू एस, दैट इज एस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वी बिलोंग्स टू वी, वी और यू का इनर प्रोडक्ट क्या होगा 0 फॉर एवरी यू बिलोंग्स टू एस। अच्छा, यहाँ पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लें। एस आपके पास कोई सबसेट है, ऐसा आपके पास कोई सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का, ठीक है। अब इसका एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को हम किससे जाहिर करते हैं, इस तरह जाहिर करते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। वो कह रहा है इस सेट में ऐसे वेक्टर्स होंगे, इस इनर प्रोडक्ट के तमाम वो वेक्टर्स जो कि इस जो सबसेट है एस, उसके वेक्टर्स के क्या हों, ऑर्थोगोनल हो। यानी कि इस इनर प्रोडक्ट के वो वेक्टर्स जिनका इस सेट एस के वेक्टर्स के साथ डॉट इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो, उन वेक्टर्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा। एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में वो वी होंगे इस वेक्टर स्पेस के जिन वीज का इस एस के एलिमेंट्स यू का क्या होगा, इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट, इसको भी रीड कर लीजिएगा। इसमें देखें ये क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास कोई गिवन वेक्टर यू वी में हो और वो ऑर्थोगोनल हो तो उसको क्या बनेगा, यू का कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा वी बिलोंग्स टू वी साइड दैट वी और यू का इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। कह रहा है जो इसमें क्या होगा, इसमें वो तमाम वेक्टर्स होंगे जो ऑर्थोगोनल होंगे टू द गिवन वेक्टर यू। अगर लेट एस बी अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी देन एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ सबस्पेस ऑफ डब्ल्यू, सबस्पेस ऑफ वी। यानी कि अगर एस वेक्टर स्पेस वी का सबसेट है तो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, सबस्पेस होगा। और सबस्पेस का आपको पता है वेक्टर स्पेसेस वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। सबस्पेस क्या होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस कहलाएगा अगर वो भी वही प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे जो सबस्पेस करती है, जो वेक्टर स्पेस करती है, सॉरी। आगे देखें, अगर लेट डब्ल्यू बी अ सबस्पेस ऑफ वी देन वी इज द डायरेक्ट सम ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट दैट इज वी इज इक्वल डब्ल्यू प्लस। अब यहाँ पे कह रहा है जो डब्ल्यू अगर कोई सबस्पेस है वेक्टर स्पेस वी की, तो वी को आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट सम है वो किसका, ये जो प्लस के ऊपर लगाया हो ना सर्कल, ये डायरेक्ट सम को शो करता है। ये भी आप वेक्टर स्पेस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं और ये पढ़ाया था आपको कि इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सम है ये डब्ल्यू और डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, दैट इज वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है कि अगर कोई कि आपने कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट जो होता है, सबस्पेस जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर W कोई सबस्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V की, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे जो वेक्टर स्पेस है वो अपनी सबस्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होती है, डायरेक्ट सम के इक्वल। आगे देखें, ऑर्थोगोनल सेट्स एंड बेसिस की बात कर रहे हैं। कह रहा है कंसिडर करें एक सेट एस इज इक्वल टू जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं u1 u2 अप टू सोन ur इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। S is called orthogonal if each pair of vectors in S are orthogonal, and S is called orthonormal if S is orthogonal and each vector in S has unit length। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली बेटा वो कहना ये चाह रहा है
इसको एंजॉय करके इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इसको, ठीक है। अपना यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि ऐसा आपके पास बेटा कोई वेक्टर्स नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का सेट है, और नॉन ज़ीरो वेक्टर्स की कहाँ से लिए हुए हमने, इनर प्रोडक्ट स्पेस V से, ठीक है। तो फिर S क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल कहलाएगा। अगर उसमें से आप कोई से भी दो वेक्टर्स का पेयर लें, ठीक है, वो क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, यानी कि हर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट क्या हो, आपस में 0 हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, S को ऑर्थोगोनल बोलेंगे। उसके अगर उसके तमाम वेक्टर्स के जो पेयर्स हैं वो क्या हों, ऑर्थोगोनल हो। और दूसरी बात, S को ऑर्थोनॉर्मल बोलेंगे अगर वो ऑर्थोगोनल भी है और उसके हर वेक्टर की लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ है, यानी कि 1 है, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, क्या आप दो वेक्टर्स लें, उनका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, इसके दो वेक्टर्स लें S के, उनका इनर प्रोडक्ट 0 के आ जाए इक्वल, और I और J इक्वल ना हो, यानी कि डिफरेंट एंट्रीज हों, ठीक है। और आप ऑर्थोनॉर्मल कब होगा, अगर UI और UJ का इनर प्रोडक्ट आप लें दो वेक्टर्स का, वो 0 के इक्वल आएगा अगर I और J इक्वल नहीं है, और अगर I और J इक्वल है तो फिर इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब क्या कह रहा है आगे देखें जरा, गौर करें इस पर। नॉर्मलाइजिंग एन ऑर्थोगोनल सेट S रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच वेक्टर इन S बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स लेंथ इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म S इनटू एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। कह रहा है कि किसी सेट S को हम क्या कहेंगे, और नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके हर वेक्टर को, उसकी हर वेक्टर को, S के हर वेक्टर को उसकी लेंथ के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा। सपोज S इज एन थ्योरम देखें, सपोज S इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स देन S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर S क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो S क्या कहलाएगा कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आगे देखें, सपोज करें U1 U2 अप टू सोन UR ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे आप, U1 U2 अप टू सोन इस सेट का नॉर्म लेंगे और उसका स्केयर लेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, U1 के नॉर्म का स्केयर प्लस U2 के, अलग अलग इन पर नॉर्म अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप इस पे देखें, कह रहा है U प्लस V के नॉर्म का स्केयर को हम लिख सकते हैं U प्लस V और U प्लस, देखें ना, नॉर्म किसी वेक्टर्स की नॉर्म क्या होती है और इनर प्रोडक्ट क्या होता है, वो उनकी नॉर्म के स्केयर के इक्वल होती है। ये भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब ये इसके इक्वल होगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं U इंटू यू प्लस U इंटू ये लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक, फिर आ जाएगा आपके पास U का नॉर्म का स्केयर प्लस V नॉर्म का स्केयर। ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आपने याद रखनी है। आगे देखें, E आपके पास देखें, जो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस R3 की जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना। ये तीन ये बेसिस है उसकी। तो इट इज़ क्लियर दैट कि E1 और E2 का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा E1 और E3 के, और वो बराबर होगा E2 और E3 के इनर प्रोडक्ट के, जो कि इक्वल होगा 0 के। और E1 और E1 का इनर प्रोडक्ट बराबर होगा E2 और E2 के इनर प्रोडक्ट बराबर होगा E3 और E3 के इनर प्रोडक्ट, जो कि इक्वल होता है 1 के। नेमली E को हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्थोनॉर्मल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब I और J इक्वल नहीं होंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल, और जब I और J क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इनर प्रोडक्ट उनका क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे E1 है और E1 का E2 के साथ लेंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये यूजुअल बेसिस है हमारे पास, ये क्या है बेसिकली बेटा, ये है जी ऑर्थोनॉर्मल है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने देखनी है। अब ये लीनियर कम्बिनेशन वाली बात है, ये भी आपको करवाई हुई चीज़ें, तो लीनियर कम्बिनेशन आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें ना, इसको एक्सपेंड करना है टू ऑब्टेन द सिस्टम। ये इक्वेशन है कि जब आप किसी वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, V को लिखेंगे x1 U1 प्लस x2 U2 प्लस x3 U2, जबकि x1 x2 x3 स्केलर्स हैं। तो ये इस तरह की फॉर्म बनेगी आपके पास, ठीक है, ये लीनियर कम्बिनेशन वाली। तो आपके पास जब ये इक्वेशंस बनेंगी, हमारे पास क्या होगा, सिस्टम होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से। गॉस एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सिस्टम को। क्या आप क्या करते हैं, डायगोनल में ऊपर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाएंगे, नीचे 0, फिर सेकंड एलिमेंट 1 बनाएंगे, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट नीचे 0, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1। ऊपर जो भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, नीचे सारे 0 होने चाहिए। रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए गॉस एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करोगे। आगे इसका मेथड 2 है।
ये किसके लिए मेथड्स हैं? बेसिकली वेक्टर्स को लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, v का u i के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, उसकी जनरल फॉर्म लेंगे, आप वहाँ से xi की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अब u1 u2 और u3 ऑर्थोगोनल हैं, तो फिर वो कह रहा है अकॉर्डिंगली v डॉट ये इनका v और u1 का इनर प्रोडक्ट बाय u1 और u1 का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा आपके पास। अच्छा बेसिकली देखें इसमें किया क्या है, आपके पास ना सिस्टम है बेटा, ये वाला, ये स्टैटिक इक्वेशन दी हुई है जिसमें लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे आपने एक्सप्रेस किया हुआ है v को, ठीक है। और x1 x2 x3 हमारे पास अननोन स्केलर्स हैं, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो एक मेथड तो वही है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से इसकी वैल्यूज फाइंड करें, मैट्रिक्स फॉर्म बनाए। दूसरा मेथड वो कह रहा है ये है कि उसकी हर साइड को, इस इक्वेशन की, स्टैटिक इक्वेशन की हर साइड को क्या करें, उसका इनर प्रोडक्ट लें विद रिस्पेक्ट टू यू आई। जब यू आई के लिहाज से इनर प्रोडक्ट लेंगे उसकी जनरल फॉर्म ये बनेगी, यहाँ से एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इंटू यू आई इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यू आई इंटू यू आई इनर प्रोडक्ट। यहाँ से आप क्या करेंगे, यू आई यू हमें किसके कितने यू चाहिए, 3 चाहिए, एक्स कितने चाहिए, 3 चाहिए। उसके लिए हम u की जगह 1 पुट करेंगे, फिर u की जगह 2, u की जगह 3, उसके बाद आ जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट v और u1 का इनर प्रोडक्ट लें। v वेक्टर आपको गिवन है, u1 भी आया हुआ है उस इक्वेशन स्टैटिक में, देखें पीछे जाके, और u1 और u1 का आपस में इनर प्रोडक्ट लें, डिवाइड कर दें। इस फार्मूले में फिर u2 पुट करें तो ये बनेगा, इसका इनर प्रोडक्ट x2 की वैल्यू दे देगा। इस फार्मूले में i की जगह फिर क्या पुट करें आप, 3, तो फिर वो क्या बनेगा, आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। वापस जाके इक्वेशन स्टैटिक में पुट करें, आपके पास क्या आ जाएंगी, v की वैल्यूज। तो मजीद कोई क्वेश्चन का आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।